स्टार्ट अ बिजनेस, और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यू नीड 1000। जो आपको 1000 चाहिए, ऑब्वियसली जो बंदा भी आपको 1000 देगा, इसके अगेंस्ट आपसे कुछ ना कुछ रिटर्न डिमांड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, द गाय हैज डिमांडेड 50% रिटर्न ऑन 1000 रुपीज। इसका मतलब है 1000 रुपीज के ऊपर 50% रिटर्न देना है, तो मुझे उसको 500 रुपीज देने हैं एक बार। तो 1000 इज योर कैपिटल, और जो 500 रुपीज आपने उसको पे बैक करने, दैट इज कॉस्ट ऑफ गेटिंग दैट कैपिटल। तो जितनी ज्यादा ये कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी, इसका मतलब आपको उतने ज्यादा किस ऐसे इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे करनी है जहां पे रिटर्न इज ग्रेटर देन कॉस्ट। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यू विल बी क्रिएटिंग अ लॉस और डेफिसिट फॉर योर इन्वेस्टर्स। इस बात को अगर हम लॉजिकली देख लें, इसका मतलब अगर 1000 रुपीज मैंने 50% पे किसी से बोरो किए हैं, तो मुझे इसको कहीं पे इन्वेस्ट करना है विच इज ग्रेटर देन 50%। अगर मैं कहीं पे इन्वेस्ट करता हूँ जो मुझे 40% रिटर्न दे रहा है, या तो 400 रुपीज रिटर्न दे रहा है, तो एक्चुअली मैं क्या बेयर कर रहा हूँ? लॉस। तो वट एवर कैपिटल आई नीड टू इंश्योर एज अ गुड मैनेजर कि मैं उसकी कॉस्ट मिनिमम रखूं, ताकि इस कैपिटल से जो मैं बेनिफिट जनरेट करूंगा फॉर ओनर्स वो ज्यादा हो। तो एक रूल ऑफ थंब बना लेते हैं, अच्छा मैनेजर वो है जो हर वो काम करेगा जिसपे बेनिफिट्स आर ग्रेटर देन कॉस्ट्स। अ गुड मैनेजर इज दैट मैनेजर जो कंपनी के लिए वैल्यू क्रिएट करेगा। वैल्यू क्रिएट करने का मतलब है वो पॉजिटिव इनपुट लेके आएगा। पॉजिटिव इनपुट का मतलब है बेनिफिट्स आर ग्रेटर देन कॉस्ट। अगर बेनिफिट कॉस्ट से ज्यादा है तो हम कह रहे हैं कि मैनेजर इज क्रिएटिंग प्लस वैल्यू फॉर द कंपनी। अच्छा, अब उसको प्लस वैल्यू क्रिएट करने के लिए ये इंश्योर होना चाहिए कि उसकी कॉस्ट क्या है। अगर कोई मैनेजर को ये नहीं पता उसकी कॉस्ट क्या है, तो वो ये नहीं बता सकेगा कि अब वो कंपनी के लिए पॉजिटिव बेनिफिट जनरेट कर रहा है या नेगेटिव। तो सबसे पहले अ गुड मैनेजर नीड्स टू नो व्हाट इज द कॉस्ट, ताकि उसके अकॉर्डिंगली वो ऐसे प्रोजेक्ट चूज करे जिसमें बेनिफिट्स आर ग्रेटर देन कॉस्ट। कॉस्ट की बात आ गई। जो भी आप कैपिटल रेज करेंगे उसके अगेंस्ट आपने कुछ ना कुछ रिटर्न पे करना है। जो कैपिटल पे आप रिटर्न देंगे दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए वो उसकी कॉस्ट है, और जो बंदा आपको ये पैसे दे रहा है उसके लिए क्या है? रिटर्न है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसे प्रोजेक्ट या ऐसी जगह से कैश कलेक्ट करें जहाँ पे कॉस्ट मिनिमम हो, ताकि जहां पे भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू क्रिएट किए जा सके। ओके जी। जो ये टॉपिक है इसमें उसने बोला है कि जी जो भी आपको फाइनेंस चाहिए, दैट मीन जो भी आपको कैपिटल चाहिए फॉर बिजनेस, वो तीन हिस्सों में डिवाइडेड है, वो तीन जगह से इकट्ठा हो सकता है। फर्स्ट वन इज इक्विटी, सेकंड वन इज डेट, और थर्ड इज प्रेफर्ड स्टॉक। अब जब हम प्रेफर्ड स्टॉक की बात कर रहे हैं तो प्रेफर्ड स्टॉक की बात हमने लास्ट क्लास में भी इसी तरह की थी कि दे गेट अ प्रेफरेंस। प्रेफरेंस किस चीज में मिलती है? प्रेफरेंस उनको मिलती है पेमेंट्स में भी। पेमेंट्स का मतलब है कि जब भी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी रिटर्न्स, तो सबसे पहले किसको देगी? प्रेफर्ड वालों को देगी। इसी तरह जब भी कंपनी अगर इन केस लिक्विडेट होती है, तो लिक्विडेशन के केस में भी पहले पैसे किसको मिलेंगे? प्रेफर्ड को। तो प्रेफर्ड इट सेल्फ डिफाइनिंग है कि दिस पर्टिकुलर क्लास ऑफ ओनर्स आर गोइंग टू गेट अ प्रेफरेंस ओवर ऑल अदर्स। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं, हमने एक अकाउंटिंग की इक्वेशन पढ़ी थी इन विच एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। तो दिस पोर्शन हियर रिप्रेजेंटेड माय कैपिटल। ये क्या था? सोर्सेज ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, वो सोर्सेज जिनसे मैंने पैसा इकट्ठा किया एंड आई हैव इन्वेस्टेड देम इन एसेट्स। तो मेरे पास दो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होगी, एक होगी लाइबिलिटीज और एक होगी इक्विटी। लाइबिलिटीज में हमने पढ़ा था क्या मिलता है, क्या होता है? डेट। और डेट में हमने एक चीज पढ़ी थी विच इज नोन एज बॉन्ड्स। ठीक हो गया। इक्विटी में भी दो टाइप्स होती है। एक इक्विटी को कहते हैं हम ऑर्डिनरी, कॉमन स्टॉक भी कहते हैं, और दूसरे को हम बोलते हैं प्रेफर्ड। तो अगर मैं बोलूं कि लेट्स सपोज कंपनी लिक्विडेट हो रही है, कंपनी बंद हो रही है, तो सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगी, सबसे पहले नंबर पे चीज क्या पे होगी? लाइबिलिटीज पे होगी। मतलब आपके डेट सारे के सारे क्लियर होंगे। नंबर टू पे प्रेफरेंस वालों को पैसे मिलेंगे, और अगर कोई पैसे बचे तो वो ऑर्डिनरी वालों को मिलेंगे। तो इस
फ्लो के अंदर पैसे भी पे होते हैं इन केस कंपनी बंद हो रही है, इसी फ्लो के अंदर आप रिटर्न्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेट्स सपोज कंपनी ने 1000 रुपीज का सेल्स की थी और 800 रुपीज के उसके एक्सपेंसेस थे, तो कंपनी ने 200 रुपीज प्रॉफिट जनरेट किया। अब इस प्रॉफिट में से सबसे पहले डेट वालों को मिलेगा रिटर्न, फिर प्रेफर्ड वालों को रिटर्न मिलेगा, और अगर कुछ बच गया तो थर्ड नंबर पे किसको मिलेगा, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को पैसे मिलेंगे। तो तीनों जो ये जो फ्लो है, ये तीन हमारी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, और इनका फ्लो का नंबर है सबसे पहले डेट, फिर नंबर 2 प्रेफर्ड, और फिर नंबर 3 इक्विटी। जब हम बॉन्ड्स को वैल्यू कर रहे थे तो बॉन्ड्स के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, आई, और इसको हम कह रहे थे YTM। तो जब भी हमने बॉन्ड्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी तो वैल्यू के अंदर हमने फॉर्मूलाज लगाए थे। फॉर्मूला क्या था, वन टाइम फॉर्मूला था प्लस एन्युटी का फॉर्मूला था। तो हमने बॉन्ड्स की थी वैल्यूज फाइंड, ठीक है। सेकंड स्टेप पे हमने क्या किया था, हमने बोला था उस वैल्यू को कंपेयर करना चाहिए हमें मार्केट के साथ। तो लेट्स सपोज वैल्यू आई $1001, जबकि मार्केट में वो चीज मिल रही थी $990 की। इस केस में हमने कहा था वी शुड बाय दी बॉन्ड। जहां तक बात याद है सबको, हमने बॉन्ड्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी। बॉन्ड्स की वैल्यू का फॉर्मूला हमने लगाया था वन टाइम पेमेंट प्लस एन्युटी। जो भी वैल्यू आई थी स्टेप नंबर 2 में हमने उसे कंपेयर किया था कि इसकी मार्केट की प्राइस क्या है। जब हमें मार्केट की प्राइस पता चली, हमें पता चला वैल्यू ज्यादा है, मार्केट में सस्ता मिल रहा है तो खरीद लो। वाइस वर्सा केस, अगर फर्ज कर लें कि मार्केट की प्राइस होती 1000 और वैल्यू आती 990, तो मैं फौरन बेच देता। क्यों, मुझे पता है मेरे पास जो चीज है उसकी वैल्यू कम है, या मार्केट में उसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट चल रही है फ्रॉम मी। तो मैं बाइंग और सेलिंग के डिसीजन कैसे फाइंड आउट कर रहा था, कि मैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहा था। इस वैल्यू को नाम दे देते हैं फंडामेंटल वैल्यू। उस फंडामेंटल वैल्यू को मैंने कंपेयर किया मार्केट वैल्यू के साथ, और उसके हिसाब से आई डिड अ बाय और अ सेल डिसीजन। अब फिर आपको याद हो हमने डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल पढ़ा था। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में हमने क्या किया था, हमने फॉर्मूला लिखा था, हमने कहा जी प्राइस निकालनी है अगर किसी चीज की, तो हमने यूज किया था डी नॉट 1+G डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस जी। तो इसमें आई क्या था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसको हमने कहा था रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो हमने इसकी फाइंड आउट कर ली थी स्टॉक की प्राइस, और इस केस पे भी हमने कंपेयर किया था मार्केट के साथ। लेट्स सपोज एक स्टॉक की प्राइस आई है $32, मार्केट में वही मिल रहा है $20 का, तो मैं क्या कर लूंगा, इसको फौरन और फौरन क्या कर लूंगा, बाय कर लूंगा। इन बोथ केसेस मैंने वैल्यूज फाइंड आउट की, स्टेप नंबर 1, और उस वैल्यू को मैंने कंपेयर किया किसके साथ, मार्केट के साथ। अगर वैल्यू ज्यादा थी, मार्केट की प्राइस कम थी, आई डिड अ बाय डिसीजन। वाइस वर्सा केस में आई डिड अ सेल डिसीजन। तो दोनों केसेस में क्या हो रहा है, आई नीडेड आई, और आई इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। जब हम बॉन्ड्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो आई इज YTM। जब हम स्टॉक फाइंड आउट कर रहे हैं तो इट इज KE। और जो इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट होता है कंपनी की, क्या होती है वो cost। तो अच्छा मैनेजर वही है जिसको कॉस्ट का पता हो। जब तक कॉस्ट का पता नहीं होगा, वो इन्वेस्टमेंट आगे सही नहीं करेगा, और कभी भी कंपनी के लिए मुश्किल होता जाएगा पॉजिटिव वैल्यू क्रिएट करना। ठीक हो गया जी, चले। तो हम ये कह रहे हैं कि कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस जो होता है, जो उसने स्टार्टिंग लाइन की कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग का मतलब है कि कैपिटल का भी एक बजट बनता है। बजट क्यों बनाते हैं, ताकि ये पता हो कि कहाँ से कितने पैसे आने हैं, ठीक है, किस रिसोर्स में कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। इसको सेम एज आप घर का बजट समझ लें। कैपिटल को भी स्पेंड करने का एक बजट बनाते हैं कि किस चीज पे कितने पैसे खर्च करने हैं, प्रोजेक्ट ए पे कितने करने हैं, प्रोजेक्ट बी पे कितने करने हैं, प्रोजेक्ट सी पे कितने करने हैं। अगर आपने पैसे स्पेंड करने हैं प्रोजेक्ट ए बी और सी पे, तो आपको पता होना चाहिए पैसा आपको कितनी कॉस्ट पे मिला हुआ है, ताकि आप प्रोजेक्ट ए के अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना आपको पता होना चाहिए। क्यों, प्रोजेक्ट ए का रिटर्न जब आपको पता होगा कि रिटर्न, लेट्स सपोज प्रोजेक्ट ए का रिटर्न जो है वो 15% है, और जो प्रोजेक्ट ए के लिए पैसा उठाया आपने कॉस्ट, वो आपने 10% पे उठाया है, तो आप कहेंगे प्रोजेक्ट कर लो। क्यों, रिटर्न इज ग्रेटर देन कॉस्ट। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, राशनिंग कर रहा हूँ। राशनिंग किस चीज की कर रहा हूँ,
किस प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्ट करना है, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, मेरी कॉस्ट का पता होना चाहिए। कॉस्ट मींस उसका डिस्काउंट रेट मुझे पता होना चाहिए। ये आप आगे जाएंगे तो बड़ी स्टडीज में ये आपको और भी क्लियर होके मिलेगा, बट इस केस में कॉस्ट मींस यू नीड टू फाइंड आउट कि आपको कितने का पड़ा है, ताकि आप उससे ज्यादा पे इन्वेस्ट कर सकें, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं जी, जो कंपनी का जो रेट है, डिस्काउंट रेट है, कंपनी की जो कॉस्ट है, दैट इज नोन एज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम इसको डिटेल में अभी पढ़ेंगे भी, और लेकिन इट इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मार्जिनल का मतलब है वन न्यू यूनिट। एक डेफिनेशन हम लोग ने इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं विच इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट। जब मैं कह देता हूँ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसका मतलब होता है जो मुझे फर्दर $1 इकट्ठा करना है मार्केट से, या फर्दर $1 बोरो करना है मार्केट से, उसकी उस जो नया $1 है उसकी कॉस्ट क्या है, दैट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ रेजिंग या कॉस्ट ऑफ बोरोइंग वन एक्स्ट्रा डॉलर फ्रॉम दी मार्केट। तो पुरानी वाली नहीं, जो नया पैसा उठाना है उसकी वजह से आपकी एडिशनल कॉस्ट कितनी आ रही है, दैट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉमनली इसका नाम है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक हो गया जी। बात कर सपोज यहाँ पे कंपनी में इक्वेशन होती है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। जब भी कंपनी ने अपने एसेट्स इंक्रीज करने हैं तो इसका मतलब इन दोनों में से किसी सोर्स में इसको इंक्रीज होना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज एन इक्वल साइन। लेट सपोज मैंने $50 के एसेट्स और लेने हैं, तो 50 आएगा कहाँ से, या तो लाइबिलिटी से $50 आ जाएगा, एक तरीका ये ऑप्शन ए होगी। ऑप्शन बी क्या हो गया, $50 चाहिए, वो सारा का सारा जो है ना मैंने इक्विटी से रेज कर लिया, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या हो सकती है, मुझे $50 चाहिए, मैंने 25 डेट से ले लिया और 25 मैंने इक्विटी से ले लिया। तो मुझे जब भी अपने एसेट्स इंक्रीज करने हैं, मुझे इन दोनों में से किसी को इंक्रीज करना पड़ेगा, वो आएगी। अच्छा, जिस भी कंपोनेंट से इंक्रीज करूंगा, दिस भी लाइबिलिटी और इक्विटी, इनमें से फर्ज कर ले लाइबिलिटीज का मतलब है मैंने डेट ले लिया है, या लाइबिलिटीज का मतलब है मैंने बॉन्ड इशू कर दिए, इक्विटी का मतलब है मैंने स्टॉक इशू कर दिया, या मैंने प्रेफर्ड स्टॉक इशू कर दिया। जिस किसी चीज के थ्रू भी मैं कैपिटल रेज करूंगा, दैट स्पेसिफिक थिंग इज नोन एज कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर मैं बोलूं कि 3 कंपोनेंट्स है ऑन बेसिक डेट, कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक, तो दिस वुड बी नोन एज कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल को और सिंपल वर्ड्स में, कैपिटल किन इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर बेस्ड है, तो मुझे मेरे पास 3 सोर्सेज हैं, डेट, इक्विटी और प्रेफर्ड। तो ये तीनों जो है मेरे कंपोनेंट्स हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। तो जब भी मैं अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करूंगा, तो मैं ये देखूंगा कि इनमें से किस सोर्स में से कितना कितना आया हुआ है, उन सोर्स और उसकी कॉस्ट पे बेस होगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, which is also known as marginal cost of capital। तो marginal cost का मतलब होता है cost of producing one extra unit। marginal cost of capital का क्या मतलब हो जाएगा, cost of borrowing one additional dollar, cost of borrowing one additional dollar from the market। उर्दू में, जब मुझे मेरे पास फर्ज कर मेरा बिजनेस चल रहा है, मुझे ₹1 और चाहिए, उस ₹1 के बदले मुझे क्या रिटर्न देना पड़ेगा उस इन्वेस्टर को, दैट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब जो हमने 4 सोर्सेज लिखी हैं, अब हम उसको जरा एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके लिए कॉस्ट क्या देने पड़े। 4 सोर्सेज का नाम यहाँ लग लेता हूँ। एक मेरे पास सोर्स है डेट की, एक मेरे पास सोर्स है कॉमन स्टॉक की, और तीसरी सोर्स है मेरे पास प्रेफर्ड स्टॉक की। मैं जितना स्लो हो सकता है, जितना कन्वीनियंट हो सकता है, उसी हिसाब से चलता हूँ। जो मैं डेट बोरो करूंगा उसके ऊपर मुझे रिटर्न देना पड़ेगा, वो जो परसेंटेज मुझे रिटर्न देना पड़ेगा, दैट इज नोन एज केडी। केडी मींस कॉस्ट ऑफ डेट या कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग डेट। ठीक हो गया जी। केपीएस का मतलब है कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग प्रेफर्ड स्टॉक। अगर मैंने प्रेफर्ड स्टॉक के थ्रू मार्केट से पैसे उठाए हैं,
जो प्रेफर्ड स्टॉक के इन्वेस्टर्स को मैंने रिटर्न देना है, वो उनका रिटर्न है, मेरी क्या हो जाएगी वो कॉस्ट। तो केपीएस स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। और अगर मैंने शेयर्स इशू किए हैं, जिसको हम कहते हैं कॉमन इक्विटी, उन इन्वेस्टर्स को जो मैंने रिटर्न देना है या जो वो इन्वेस्टर मांग रहे हैं, दैट इज नोन एज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। जो मैंने उनको पे करना है, दैट उनका तो रिक्वायर्ड रेट होगा, मेरा क्या होगा, वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, लेट्स सपोज कंपनी में मुझे चाहिए थे $1000। $1000 में से मैंने क्या किया, 500 का मैंने लोन ले लिया, ₹100 मैंने प्रेफर्ड स्टॉक से ले लिए, और ₹400 जो है मैंने इक्विटी से ले लिए। तो इनके ऊपर लिख लेता हूँ डेट, पीएस मीन्स प्रेफर्ड स्टॉक, और ये इक्विटी। तो मुझे ₹1000 चाहिए था, 500 का मैंने लोन ले लिया, 100 मैंने प्रेफर्ड स्टॉक से ले लिया, 400 मैंने इक्विटी से ले लिया। डेट वाले ने कहा जी डेट दे रहा हूँ, डेट दूंगा 10% के ऊपर। ओके जी। प्रेफर्ड स्टॉक वाले ने कहा जी मुझसे ले लें 12% के ऊपर, और इसने कहा जी मैं आपको दूंगा 20% के ऊपर। तो ये मेरा कैपिटल है, ये मुझे लोगों ने दिया है, और उसके अगेंस्ट मैंने उनको ये रिटर्न देना है, ये क्या होगी मेरी कॉस्ट। अब मुझे 500 की कैपिटल पे क्या रिटर्न देना है, $50 का रिटर्न देना है डेट वाले को, $12 का रिटर्न देना है प्रेफर्ड स्टॉक वाले को, और $80 का रिटर्न देना है ओनर्स को। तो ये होगी मेरी कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन परसेंटेज। और ये क्या होगी, कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, और कॉस्ट ऑफ डेट इन डॉलर्स। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ज्यादा प्रेफर्ड क्या है, डेट लेना ज्यादा प्रेफर्ड है, ये इक्विटी लेना ज्यादा प्रेफर्ड है। अब हमारे पास चॉइस क्या आ जाती है कि भाई डेट से उठाओ या इक्विटी से, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा ना। तो अगर सिंपल टर्म्स में डिफाइन करते हैं, अगर मैं लोन लेता हूँ तो लोन के ऊपर मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट जो भी पे करते हैं वो फिक्स्ड होता है। अगर मैं पैसा सारा डेट से उठाता हूँ तो आई हैव टू पे इंटरेस्ट, और बैंक डज नॉट केयर कि मैंने प्रॉफिट कमाया है या नहीं कमाया है, या ज्यादा कमा लिया है या कम कमा लिया है। बैंक किस चीज में इंटरेस्टेड है कि मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। इसकी वजह से वो फिक्स पेमेंट मांगता है, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेता कंपनी के बिजनेस में, प्रॉफिट होगा तो मुझे दे देना, लॉस होगा तो मैं नहीं लूंगा। तो उसका रिस्क जो है वो कम होता है। जब उसका रिस्क कम होता है तो वो जो रिटर्न की रिक्वायरमेंट होती है वो भी कम होती है। तो दोबारा, अगर मैं सारा का सारा पैसा डेट से उठा रहा हूँ, तो डेट के ऊपर मुझे क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट जो होता है वो फिक्स, ज्यादातर फिक्स्ड होता है, ठीक है, क्योंकि वो फिक्स्ड है, और वो उसके ऊपर कोई रिस्क भी नहीं है। जैसे रिस्क का क्या मतलब, मैंने भी निकाला, प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, बैंक डज नॉट केयर। बैंक कह रहा है मुझे मेरा टाइम पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो बैंक का रिस्क कम है इस वजह से, और उसको जो रिटर्न ऑफर करते हैं वो कम होता है। जबकि इक्विटी वाला जो कॉमन स्टॉक वाला है, उसको हमने कहा हुआ है जी प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट में से हिस्सा तब मिलेगा अगर कुछ बच गया। अगर कुछ बच गया तो दे देंगे, इसका मतलब उसका रिस्क भी ज्यादा है, बचेगा तो मिलेगा। रिस्क ज्यादा है तो इसको रिटर्न भी ज्यादा ऑफर करते हैं। एक तो होगी ये डेफिनेशन। दूसरी बात, गवर्नमेंट्स अलाउ करती है कुछ चीजें। गवर्नमेंट कहती है कि जब भी आपने हमें टैक्स भर के देना है, तो टैक्स भरने से पहले क्या होगा, इंटरेस्ट का एक्सपेंस काट लीजिएगा, जो उसके बाद बचे ना उसके ऊपर टैक्स दीजिएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जब कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, फाइनेंशियल स्टेट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले सेल्स लिखते हैं, फिर वो एक्सपेंसेस लिखते हैं, फिर आता है प्रॉफिट। गवर्नमेंट कहती है जी प्रॉफिट, जब आपने टैक्स पे करना है तो टैक्स पे करने से पहले ना आप उसमें से एक एक्सपेंस माइनस कर लें, वो है इंटरेस्ट एक्सपेंस। फिर जो प्रॉफिट बचेगा ना, आप उसके ऊपर मुझे टैक्स पे कीजिएगा। इसकी वजह से क्या हो जाता है, इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा होगी तो टैक्स आपका कम हो जाएगा। तो हम इसे कहते हैं इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। हेंस, और सिंपल वर्ड्स में, जितनी ज्यादा इंटरेस्ट का एक्सपेंस होगा उतना कम हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। इसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ डेट हमारे लिए फायदे में चली जाती है, हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। क्यों, कॉस्ट कैसे रिड्यूस हो जाती है, जितना मैं इंटरेस्ट का एक्सपेंस दूंगा उतना मुझे उसके ऊपर गवर्नमेंट को कम टैक्स देना पड़ेगा। जितना मैं कम टैक्स दूंगा तो मेरी सेविंग हो गई।
तो कॉस्ट ऑफ डेट की वजह से हमें सेविंग मिलती है। अब सेविंग कैसे मिलती है? लेट सपोज कंपनी ने 10% पे डेट उठाया, 10% पे डेट उठाया, तो दिस वुड बी नोन एज केडी, और ज्यादातर ये गिवन होगा बिफोर टैक्स। लेट सपोज 40% टैक्स है गवर्नमेंट का, तो हम कह रहे हैं ये जो 10% मैं डेट वालों को इंटरेस्ट पे करूंगा, उसकी वजह से उस अमाउंट के ऊपर मुझे 40% की सेविंग हो जाएगी। तो हम कहते हैं बिफोर टैक्स ये है, तो आफ्टर टैक्स क्या हो जाएगा? 10% मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 40%, जो आंसर आएगा 6%। दिस इज नोन एज आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। तो एक दफा रिकैप कर रहा हूँ। डेट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। टैक्स डिडक्टेबल का मतलब है गवर्नमेंट कहती है जब आपने हमें टैक्स पे करना है, अपने खर्चों में से, अपने प्रॉफिट में से डेट का इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर टैक्स पे कीजिएगा। तो इसका मतलब है जितना ज्यादा बड़ा इंटरेस्ट का एक्सपेंस होगा उतना कम प्रॉफिट बचेगा, जितना कम प्रॉफिट बचेगा उस पर कम टैक्स देना पड़ेगा। तो हम इसको कह सकते हैं डेट डेट जो है ना सब्सिडाइज्ड है। अब क्योंकि टैक्स कम हो गया तो डेट की वजह से मेरी कॉस्ट भी कम हो गई टैक्स की। तो हम कहते हैं डेट, जब हम लेते हैं कॉस्ट ऑफ डेट लेते हैं, तो जब हमने कैपिटल का कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो आफ्टर टैक्स लेते हैं। क्यों? ये सेविंग इंट्रोड्यूस हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ